आज की इस क्लास में हम संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और विशेष के जो दो यौगिक अपने सिलेबस में दे रखे हैं, एक K2Cr2O7 और दूसरा KMnO4, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक, क्या लिखा हमने? संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक। इसके अंदर दो कंपाउंड अपने सिलेबस में दे रखे हैं। पहला कंपाउंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ K2Cr2O7, K2Cr2O7 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाम सब लिखाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। और दूसरा कंपाउंड है KMnO4, KMnO4 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको आप लाल दवा के नाम से भी जानते हो। तो ये दो कंपाउंड है, इनका उपयोग क्या है, इनको कैसे बनाते हैं और इनकी कौन कौन से अभिक्रियाओं में ये काम आते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिकों में एक तो K2Cr2O7, दूसरा KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो पहले हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की। देखो समझना, यहाँ से नाम लिख दूँ मैं। K2Cr2O7 को हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या लिखा मैंने? पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब ये कंपाउंड हम पढ़ेंगे तो आपके लिए दो आयन शब्द बार बार आएंगे, समझने की कोशिश करना। एक तो हम बोलते हैं क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन, और एक शब्द आप सुनोगे डाइक्रोमेट आयन। क्या लिखा है? डाइक्रोमेट आयन। देखो बेटा, इसको समझते हैं। क्रोमेट आयन होता है, उसका फॉर्मूला होता है CrO4 2-। क्रोमेट आयन का सूत्र क्या होगा? CrO4 2-। अब पोटेशियम क्रोमेट लिखा हो तो यहाँ माइनस के दो तो दो के जुड़ जाएंगे, K2Cr O4 हो जाएगा। अब डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ से दो के हटा दो तो क्या हो जाएगा आपका? Cr2O7। दो प्लस के हटेंगे तो दो क्या आ जाएंगे? माइनस के। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह केवल हम शब्द लिखेंगे क्रोमेट, तो आगे जो भी जोड़ सकते हैं। तो क्रोमेट का मतलब बिल्कुल माइंड में क्लियर होगा, CrO4 होगा, और डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7। क्लियर है? अब यहाँ से एक बात और, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो नारंगी रंग का होता है। जो डाइक्रोमेट और क्रोमेट एक ही रहता है। तो बिल्कुल क्लियर कर लेना कि जो डाइक्रोमेट आयन होता है उसका रंग कैसा होगा? नारंगी रंग का होता है, ये नारंगी रंग का। डाइक्रोमेट आयन कैसा होता है? नारंगी रंग का। और जो क्रोमेट आयन होता है वो होता है पीले रंग का, पीले रंग का। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब सबसे पहली बात, हमारे सिलेबस में कौन सा है? K2Cr2O7। तो हम उसी की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से कि K2Cr2O7। बातें याद क्या करनी है, इसका उपयोग क्या है। एक तो जो चमड़ा उद्योग होता है, चमड़ा उद्योग आप जानते हो, चमड़ा उद्योग में विशेषकर K2Cr2O7 का उपयोग किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो अपने माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि चर्म उद्योग में K2Cr2O7 का उपयोग हम किस में करते हैं? चर्म उद्योग में, जिसको आप बोलते हो चमड़ा उद्योग में। दूसरा पॉइंट अपने माइंड में ये होना चाहिए कि एजो यौगिक बनाने में, एजो का मतलब आपने नाम सुना हो तो N डबल बॉन्ड N, जिसको आप डाई एजो बोलते हो। तो डाई एजो यौगिक रंगीन होते हैं, तो डाई एजो यौगिक बनाने में इनका ऑक्सीकारक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एजो यौगिक बनाने में, एजो यौगिक बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में, क्या लिखा है? एजो यौगिक बनाने में किस रूप में इनका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीकारक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक आपने प्रैक्टिकल होते हैं जिसको बोलते हैं अनुमापन, अनुमापन जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टाइट्रेशन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग आयतन मितीय विश्लेषण में
प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है। जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तब आपको पता चलेगा, वहाँ अनुमापन होता है और अनुमापन में मुख्यतः यह तो हम KMnO4 जो पहला एक कंपाउंड हमने लिखा था और एक दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करते। तो एक उपयोग और याद रखना यहाँ पे कि K2Cr2O7 का उपयोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग आयतन मितीय विश्लेषण, क्या लिखा है, आयतन मितीय विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में इसका प्रयोग होता है। प्राथमिक मानक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो सिंपल सी बातें लिखी हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो निर्माण किया जाता है, जो बनाया जाता है, वो बनाया जाता है क्रोमाइट एक्स से। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम किससे प्राप्त करते हैं? क्रोमाइट एक्स से। और क्रोमाइट एक्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को साधारणतया क्रोमाइट एक्स, क्या लिखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को साधारणतया क्रोमाइट एक्स, फॉर्मूला क्या होता है इसका, FeCr2O4 से बनाया जाता है। FeCr2O4 से बनाया जाता है। अब हम फटाफट एक बार रिपीट कर लें कि हमने स्टार्ट किया संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक, उसमें पहला कंपाउंड हमने क्या लिखा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। इसके 2 आयन होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, तो बिल्कुल माइंड में, खोपड़ी में फिट कर लो कि बाहर ना निकले। तो एक तो होगा आपका क्रोमेट आयन जिसको बोलते हैं CrO4 जो पीले रंग का होता है। दूसरा होगा डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2- जो नारंगी रंग का होता है। एक बात और बिल्कुल क्लियर कर लेना, चाहे क्रोमेट आयन हो चाहे डाइक्रोमेट आयन हो, इन दोनों में क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो +6 होता है। जो क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है, तो इन दोनों कंपाउंड में, आयन में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +6 होता है। फिर इस डाइक्रोमेट आयन का उपयोग चर्म उद्योग में, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। एजो यौगिक बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। और एक तो चर्म उद्योग में, एजो यौगिक बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में, और आयतन विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में, आयतन विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और सबसे विशेष रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण कौन सा एक्स से किया जाता है, क्रोमाइट एक्स से। किससे, क्रोमाइट एक्स से। और क्रोमाइट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, FeCr2O4, FeCr2O4 होता है। अब हम इनके बनाने की विधि में और विशेष बताऊँ कि जो एक तो पोटेशियम परमैंगनेट था और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, जिससे बहुत सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न करवाई जाती है, जिनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन में पुटअप कर लिया जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम निर्माण किस प्रकार से करेंगे, बनाने की विधि, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट अब देखो, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो K2Cr2O7 का निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ लिख लेते हैं K2Cr2O7 का निर्माण। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, K2Cr2O7 का निर्माण कीजिए, निर्माण करने की विधि लिखिए। जो सबसे पहले क्या होता है कि क्रोमाइट एक्स को, किसको, क्रोमाइट एक्स को वायु की उपस्थिति में, बिल्कुल लैंग्वेज याद होनी चाहिए, क्रोमाइट एक्स को वायु की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है, जिससे सोडियम कार्बोनेट लोगे तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होगा। अब क्रोमेट वो पीले रंग का होता है, तो जो सोडियम क्रोमेट जो पीले रंग का प्राप्त होता है उसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय किया जाता है, जिसे सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होगा। हमें प्राप्त करना पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तब हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। इसको लिखेंगे लैंग्वेज में तो बिल्कुल आपके माइंड में ईजिली फिट हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रोमाइट एक्स
फॉर्मूला क्या था, FeCr2O4। बिल्कुल कह रहा हूँ कि अगर आप क्लास को पकड़ के रखोगे तो एक एक लाइन जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से याद रहेगी। तो क्या लिखा है, क्रोमाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति, क्रोमाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति, क्रोमाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम, दोनों में से जो चार ले सकते हो, सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ सहगलित किया जाता है, गलाया जाता है, क्रिया करवाई जाती है, सहगलित किया जाता है। बिल्कुल क्लियर है कि पहली लाइन में हमने किया कि क्रोमाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ सहगलित किया जाता है। नॉर्मली सोडियम कार्बोनेट लिया जाता है। अब देखो रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट कि रिएक्शन कैसे याद करेंगे, क्रिया किसकी करवा रहे, क्रोमाइड अयस्क की। तो क्या लिखा आपने, FeCr2O4। क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट, तो इसका हमने लिख दिया Na2CO3। किसकी उपस्थिति में, वायु की, तो लिख दिया O2। ये हो गया आपकी रिएक्शन। अब देखो हो गया, संकलित किया जाता है तो क्रोमेट प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। ये चार तो चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखी नहीं हमने एक लाइन पहले, जिससे पूरा आपकी हो जाए। किया जाता है तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। अब रिएक्शन देखना, क्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeCr2O4, सोडियम कार्बोनेट के साथ तो Na2CO3, वायु की उपस्थिति में O2। ठीक है, कि क्रिया हुई। अब हमें पता बनेगा क्या, सोडियम क्रोमेट, तो क्रोमेट आयन का फॉर्मूला मैंने पहले आपको याद करवा दिया था। तो क्या बन जाएगा आपका, Na2Cr O4 बन जाएगा। Fe है वो आपका Fe2O3 में बन जाएगा। CO3 है वो CO2 के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ रिएक्शन बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो वो विशेष का ध्यान रखें। तो इसमें क्या होता है कि ये 487 और इसको करोगे तो 828, ये आपकी होगी इक्वेशन इक्वल। तो इसको याद कर लेना, नहीं तो काफ़ी परेशानी होती है। मैं तो इसे याद कर रहा था, 487 828। ठीक है, तो ये सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो गया। अब सोडियम क्रोमेट किस रंग का, पीले रंग का। तो सोडियम क्रोमेट के पीले रंग को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय किया जाता है, जिससे वो जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे कि सोडियम क्रोमेट के पीले रंग के विलयन को, सोडियम क्रोमेट के पीले रंग के विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय किया जाता है, जिससे सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। जिससे क्या प्राप्त होता है, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। अब देखो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या था, Na2CrO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा क्या जाता है, अम्लीय। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब अम्लीय माध्यम, तो अम्लीय माध्यम का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया H+। अभी लाइन बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो सोडियम क्रोमेट को जैसे आपने अम्लीय किया पीले रंग का, तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होते थे ना। ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो कैसे रंग का होगा, नारंगी रंग का। तो ये जो सोडियम क्रोमेट है वो सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित होगा। तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2Cr2O7। अब रिएक्शन को करना संतुलित, तो यहाँ पे मैंने 2 लिए, ये 2 लिए, तो ये प्लस 2Na+ और एक जल का अणु बाहर हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन इक्वल हो गई। तीसरे पद में क्या होगा, यहाँ अगर पूरा नजर नहीं आया तो थोड़ा सा जले लेते हैं H2।
30 रुपये। अब देखो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ है, इस सोडियम डाइक्रोमेट को किस में परिवर्तित करना है आपको? पोटेशियम में। तो सीधी सी बात है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा दो। लिख देंगे यहाँ पे कि सोडियम डाइक्रोमेट की पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम डाइक्रोमेट की पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, सोडियम डाइक्रोमेट की पोटेशियम डाइक्रोमेट की पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। जो रिएक्शन लिखो, सोडियम डाइक्रोमेट की बात करें तो हो जाएगा Na2Cr2O7, क्रिया पोटेशियम क्लोराइड KCl, तो इसके दो अणु ले लिए। तो अब सीधी बात है, इस के स्थान पे कौन आ जाएगा? इस सोडियम के स्थान पे क्या आ जाएगा? वो वहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। ये आपका क्या प्राप्त हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की प्रोसेस थी जो मैंने आपको इजीली लैंग्वेज में समझा दी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। उम्मीद है आपको समझ में और आसानी से याद हो जाएगी। बिल्कुल स्टेप क्लियर होनी चाहिए। ये 3 स्टेप में चाहो तो आप ये लिख सकते हो 1 2 3। पहले स्टेप में हमने क्या किया था कि क्रोमाइट X को वायु के साथ सोडियम में पोटेशियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। एडिटिव रिएक्शन हमने से दी। दूसरे में क्या किया? सोडियम क्रोमेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई, अर्थात अम्लीय माध्यम में क्रिया करवाई तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो गया। अब सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन को हमने क्या किया? पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाया तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें प्राप्त हो गया। तो रिएक्शन को थोड़ी रिएक्शन टफ पड़ेगी, लेकिन 1-2 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम बात करते हैं आगे इसके अंदर कि ये जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन है उनका अंतर रूपांतरण होता है जो विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। अगर जो डाइक्रोमेट आयन है, अगर उसमें क्षार मिला दिया जाए तो वो क्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा। क्रोमेट आयन में अगर अम्ल मिला दिया जाए तो वो डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनेगा, डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयन बनेगा तो उनके रंग में भी परिवर्तन होगा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्रोमेट आयन पीले रंग का, डाइक्रोमेट आयन नारंगी रंग का होता है। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मिटा दूं। अब चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, इस चीज़ का कि इनका अंतर रूपांतरण कैसे होता है और कैसे उन पर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अब देखो, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ आप एक नोट लगा के लिख लेना कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी बात हम करने वाले हैं। किसकी? क्रोमेट और जो डाइक्रोमेट आयन होता है इनका जो अंतर रूपांतरण होता है उसके बारे में बात कर लें कि जलीय विलयन में, देखिए यहाँ पे जलीय विलयन में क्या लिखा हमने? जलीय विलयन में क्रोमेट तथा जलीय विलयन में क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट, जलीय विलयन में क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट आयनों का अंतर परिवर्तन होता है जो विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। क्या लिखा है? जो विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। जैसे डाइक्रोमेट कैसे रंग का होता है? नारंगी रंग का। तो ये लिख रहा हूँ, डाइक्रोमेट आयन के नारंगी विलयन में, डाइक्रोमेट आयन के नारंगी विलयन में क्षार मिलाने पर
डाइक्रोमेट आयन के नारंगी विलयन में क्षार मिलाने पर यह पीले रंग के क्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाता है। क्या लिखा है? परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन समझते हैं। तो डाइक्रोमेट आयन सूत्र क्या था इसका? Cr2O7 2-। क्या मिलाना है? क्षार। तो क्षार के लिए मैंने मिला दिया OH-। ठीक है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? क्रोमेट आयन में। तो क्रोमेट आयन का मतलब CrO4 2-। अगर रिएक्शन को इक्वल करते तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 लेंगे तो एक जल का अणु यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब देखो ये क्या था आपका? डाइक्रोमेट आयन। रंग कैसा था इसका? नारंगी। क्षार मिला दिया तो किस में परिवर्तित हो गया? क्रोमेट आयन में। और क्रोमेट आयन का रंग कैसा होता है? पीले रंग का। पीले रंग या पीला। ठीक है, अब इसको अगर अपोजिट उल्टा करना हो तो क्या करो कि क्रोमेट के जलीय विलयन में अम्ल मिलाने पर ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। तो क्रोमेट से अगर डाइक्रोमेट में परिवर्तित होगा तो पीले से नारंगी रंग में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि क्रोमेट के जलीय विलयन में, क्रोमेट के जलीय विलयन में, क्रोमेट के जलीय विलयन में अम्ल मिलाने पर, क्रोमेट की जलीय विलयन में अम्ल मिलाने पर या क्रोमेट की जलीय विलयन को अम्लीय करने पर, एक ही बात है, मिलाने पर यह डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन जरूर इसमें रखना। क्रोमेट का मतलब CrO4 2-। अम्ल का मतलब ले दिया H+। किस में परिवर्तित? Cr2O7 2-। अब देखो इक्वल करना तो ये 2 लिए और यहाँ पे 2 लगा दिया तो एक जल का अणु यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो अंतर परिवर्तन वाली बात है या अंतर रूपांतरण होता है वो कैसे होता है वो मैंने आपको डिटेल से यहाँ पे समझाते, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एकदम माइंड में कि कौन सा किस में परिवर्तित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचना और फिर इनकी रासायनिक अभिक्रिया, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर बात करें। ये जितनी भी बातें मैंने लिखाई है इस पोटेशियम डाइक्रोमेट से कहीं से भी किसी भी लाइन से बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखाई है जिसको आप इजीली समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। बस ये तभी पॉसिबल है जब पढ़ने की इच्छा हो, अन्यथा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मिटा दे इसको, आगे चलें। तो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हम लिखते हैं क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचना। वैसे चतुष्फल की होती है, समझते हैं यहाँ पे कि क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट, क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचना। क्या लिखा है? क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचना। देखो बेटा, क्रोमेट आयन होता है, इसकी संरचना क्या होती है? चतुष्फल की होती है। और चतुष्फल की संरचना होने का मतलब क्रोमेट आयन में संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है। तो यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं कि क्रोमेट आयन की संरचना, क्रोमेट आयन की संरचना चतुष्फलकीय होती है जिसमें संकरण sp3 होता है, जिसमें क्रोमियम का संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है। अब बात करें डाइक्रोमेट आयन।
डाइक्रोमेट आयन में चतुष्फल की जो संरचनाएं होती है उनका शीर्ष आपस में जुड़ा होता है, जिसमें CR और CR का बंध कोण 126 डिग्री होता है। दोनों की फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे कि डाइक्रोमेट आयन की संरचना में दो चतुष्फलकीय संरचनाओं के शीर्ष आपस में जुड़े होते हैं तथा CR और CR का बंध कोण 126 डिग्री होता है। CR का बंध कोण क्या होता है? 126 डिग्री। अरे स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं क्रोमियम। तो क्रोमियम की संरचना कैसी होती है? चतुष्फल की है। चतुष्फल की संरचना आप जानते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है CR कितने। अरे क्रोमियम का फॉर्मूला ये तो आप जानती हो, फॉर्मूला क्या होता है इसका? CrO4 2-। तो क्रोमियम से कितने ऑक्सीजन जोड़ेंगे? 4। तो देखो 1 2 3 और 4, ये स्ट्रक्चर हो गई। लेकिन अब देखो इस क्रोमियम पर कितना होता है? -2। तो इसको पूरे को आपने क्या किया? इस प्रकार से कोष्ठक में बंद करके यहाँ क्या लगा दो? 2। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? क्रोमेट आयन की। क्रोमेट आयन की संरचना। अब क्या होता है, किसकी बात करें? डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट आयन में क्या होता है? ये दोनों जो क्रोमेट आयन होते हैं वो आपस में इस प्रकार से जोड़ेंगे, आपस में इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो संरचना कैसे बनेगी? देखो यहाँ पे एक CR, दूसरा CR, थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं। एक CR, दूसरा CR, और दोनों किससे जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन से। अब देखो आपका डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? Cr2O7 2- होता है। तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 7 में से एक तो आ गए बीच में, बाकी कितने बच गए? 6। तो 3 तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, 1 2 3, और 3 उधर जोड़ दो, 1 2 और 3। अब पूरी संरचना पे माइनस कितना है? -2। तो कोष्ठक में बंद करके यहाँ कितना कर दो? -2। और CR और CR इसका जो बंद कोण था, क्या था ये? बंद कोण। ये जो बंद कोण है वो कितना है? 126 डिग्री। बंद कोण का मान कितना है यहाँ पे? 126 डिग्री। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 126 डिग्री। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? डाइक्रोमेट आयन की संरचना। डाइक्रोमेट आयन की संरचना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, ये तो बिल्कुल समझ में है और पर्सन एग्जाम में सीधा आता है, क्रोमेट आयन की या डाइक्रोमेट आयन की संरचना बनाइए। तो एज इट इज़ आपको ये बना के आना है। अब अम्लीय माध्यम में जो डाइक्रोमेट आयन होता है उसका जो डाइक्रोमेट आयन होता है वो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, अर्थात इसका अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीकारक मतलब जो इलेक्ट्रॉन, इसका अपचयन हो जाएगा। तो इसका अपचयन होगा तो ये दूसरे का ऑक्सीकरण कर देगा। तो इसके माध्यम से, पोटेशियम डाइक्रोमेट के माध्यम से कुछ अभिक्रियाओं का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात वो ऑक्सीकरण में परिवर्तित होती है। वहाँ से समीकरण के रूप में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। लिखते हैं इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट। अब देखो बात करें आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो कि माइंड में आपकी बात होनी चाहिए, जो रिएक्शन में लिख रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसका अपचयन होगा, और उसका अपचयन होगा तो ये दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। अब कैसे वो रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको यहाँ पे, तो लिख रहे हैं यहाँ पे कि अम्लीय माध्यम में अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 निम्न अपचयन
अभिक्रिया देता है। अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 निम्न अपचयन अभिक्रिया देता है। समझना अपचयन अभिक्रिया से, जैसे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा है तो इसको हम क्रोमेट आयन के रूप में लिख लेंगे, जहाँ से रिएक्शन आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो क्रोमेट आयन कैसे बने, इसका सॉरी डाइक्रोमेट आयन कैसे बनेगा, Cr2O7 2-। ठीक है, अम्लीय माध्यम है तो सीधी सी बात है क्या लेंगे, H+। अब सीधी सी बात है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो क्रोमियम होता है इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ कितना होता है, +6। तो याद करना ये +6 से +3 में कन्वर्ट होगा। तो जो इसमें बनेगा क्या बनेगा, क्रोमियम 3+ बनेगा, जिसका ऑक्सीकरण अंक कितना हुआ, +3। कितना हुआ, +3। अब देखो यहाँ क्रोमियम कितने, 2, तो ये भी कितने हो गए, 2। देखो एक क्रोमियम +6 से +3, +6 से +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 6 को। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। प्लस कितने ऑक्सीजन, 7। तो 7 ऑक्सीजन को जल के अणु के रूप में बाहर निकालना है, तो 14 हाइड्रोजन की हमें आवश्यकता होगी। तो यहाँ जाएगा 14H+। तो Cr2O7 2- प्लस 14H+ और 6 इलेक्ट्रॉन से ये क्या बन जाएगा, 2Cr3+ और 7H2। ये कंडीशन होगी। तो अम्लीय माध्यम में इसके अपचयन की समीकरण ये है, जब इसका अपचयन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद करना कि इसी रिएक्शन की सहायता से ये निम्न यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है। उसके समीकरण में यहाँ लिख रहा हूँ, वो अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अम्लीय K2Cr2 निम्न ऑक्सीकरण अभिक्रिया देता है। अम्लीय K2Cr2 मैं पहले समझा रहा हूँ कि आयन के रूप में चाहे पोटेशियम लगा के भी रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आयन के रूप में रिएक्शन इजीली समझ में आ जाए, इसलिए हम इसको लिखते हैं कि अम्लीय K2Cr2O7 निम्न का ऑक्सीकरण करता है। निम्न का ऑक्सीकरण करता है, इसमें पहला याद रखना है आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण, आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण। देखो आयोडाइड का मतलब क्या हुआ, I-। अब एक चीज समझो, आयोडाइड मतलब I-, उसको किस में परिवर्तित करेगा, आयोडीन में। आयोडीन का मतलब I2 में। अब एक बात समझना कि ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 6। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, 6 का। तो 6 का मतलब 6 ले लो, 6I-। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो क्या बन जाएगा, 6I- से 3I2 6 हो गया और 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इस प्रकार से ये आयोडाइड को किस में परिवर्तित कर देता है, आयोडीन में। जो रिएक्शन लिखने का तरीका होता है, दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखो। अगर दोनों एक साथ लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिखा कि आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीजन कर देगा। दूसरा देखो, सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण, सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण, सल्फाइड के रूप में जैसे मैंने ले लिया H2S, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड। अब किस में कन्वर्ट होगा, ये किस में, सल्फाइड में 2-। अब सीधी सी बात है कि ये मैंने कितना लिया, 3। तो ये भी 3 हो गए और यहाँ 6H+ क्या हो जाएगा, आपका बाहर चला जाएगा। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या करेगा, त्याग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का, 6 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा। अब एक चीज़ और समझने की बात है कि सल्फाइड को किस में बदलना है, सल्फर में। तो S2- का मतलब होता है सल्फाइड, हमें किस में कन्वर्ट करना है, सल्फर में। तो H2S किस में होगा, S, 6H+ और 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग, और वो 6 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण कर लेगा। तीसरा ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि SN2+ का SN4+ में, अभी वो लैंग्वेज कैसे भी चेंज कर सकता है, SN2+ का SN4+ में ऑक्सीकरण लिखिए या ऑक्सीकृत, SN2+ का SN4+ में ऑक्सीकरण। अब सीधी सी बात है, यहाँ एक SN से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहे, तो 4, 3, 6 चाहिए। तो ये करेंगे 3SN2+ से 3SN4+ और 6 इलेक्ट्रॉन। चौथा ये समझ, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है
Fe2 प्लस का Fe3 प्लस में ऑक्सीकरण। बेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो इसमें क्या होगा, Fe2 प्लस जब Fe3 प्लस में परिवर्तित होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक का। हमें इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6, तो 6 यहाँ लगेंगे, इसका मतलब 6 यहाँ लगेंगे। तो अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 की ये रिएक्शन होती है और वो इसको इनमें परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, सुन लेना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 की सहायता से Fe2 का ऑक्सीकरण कीजिए या Fe2 का Fe3 में ऑक्सीकरण कीजिए। तो पहले आपको ये समीकरण लिखनी है, फिर ये समीकरण लिखनी है, फिर दोनों को जोड़ के लिखनी है। इसी के साथ ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला जो कंपाउंड था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा पोटेशियम परमैंगनेट। इसकी बात करें हम पोटेशियम परमैंगनेट, जिसके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें भी काफ़ी इस प्रकार के रिएक्शन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में उसकी बात करेंगे। ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं।